नमस्कार साथियों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मुदगल बायोलॉजी में। देखिए, आपको पता है इस चैनल पे बात करते हैं अपन आरपीएससी सेकंड ग्रेड साइंस के बारे में। और हमारा जो सिलेबस है वो आगे चल रहा है। इसमें अपन यूनिट थर्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है। एनिमल टेक्सोनॉमी की बात करते हैं और जो ग्रेजुएशन का पोर्शन है उसको अपन एक रिवीजन सीरीज की तरह चला रहे हैं। पहली 2 यूनिट जो है अपन ने कंप्लीट कर ली है, ग्रेजुएशन पोर्शन पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। और उसी सीरीज में ये अगला वीडियो आपका आने वाला है। देखिए, हमारी एक बुक है मार्केट के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि प्रैक्टिस के लिए प्रॉपर जो बुक है वो बनाई गई है। 1500 प्लस क्वेश्चन आपको इसके अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे, विद एक्सप्लेनेशन आपको देखने के लिए मिल जाएगी। साथ के साथ 180 क्वेश्चन जो है टीचिंग मेथड के आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं फ्लिपकार्ट से, मीशो से, या फिर अपने नियरेस्ट बुक स्टोर पर जाके आप परचेज कर सकते हैं, या फिर ये जो नंबर दिया हुआ है इस नंबर पर मुझे मैसेज करके आप उस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, सिलेबस की बात करें तो देखिए, पार्ट जो सेकंड है ग्रेजुएशन का, यहाँ पे सिलेबस दिया गया है। जिसमें फर्स्ट यूनिट थी उसको अपन ने कंप्लीट कर लिया, सेकंड यूनिट को अपन ने कंप्लीट कर लिया। ये दोनों यूनिट जो है वो कंप्लीट हो चुकी हैं और आप जो है प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। एनिमल टेक्सोनॉमी थर्ड यूनिट अपनी चल रही थी। इस यूनिट की 3 वीडियो जो है ऑलरेडी आ चुकी हैं, जिसमें हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर जो है इसका क्लासिफिकेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए थे एनिमल किंगडम के। साथ के साथ जो प्रोटोजोआ वाला फाइल है उसको कंप्लीट कर लिया था। सेकंड यूनिट की मैं बात करूं तो 3 फाइलम जो स्टार्टिंग के होते हैं, इसमें पॉलीफेरा था, निडेरिया या सीलेंट्रेटा था, और साथ के साथ कौन सा था, टीनोफोरा था। उसको हमने क्या कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था। थर्ड वीडियो की मैं बात करूं तो उसमें आगे के जो 3 फाइलम होते हैं, जिसमें आपका प्लेटी हेलमंथीस था, एसके हेलमंथीस था और एनिलिडा था, इनको हमने क्या कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था। अब ये फोर्थ वीडियो है जिसमें हम आगे के 4 फाइलम को कंप्लीट करेंगे, और एक लास्ट वीडियो और आने वाली है जिसमें हम कॉर्डेटा को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो इन 5 वीडियो के अंदर ये जो आपकी एनिमल टेक्सोनॉमी वाली यूनिट है, ग्रेजुएशन पोर्शन की चीजें मैंने ली हैं, जिसमें अपन एनिमल किंगडम को क्लास लेवल तक पढ़ते हैं, वो सारी की सारी हमने 5 वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। और लास्ट आपको 25 से 30 मिनट की वीडियो देखने के लिए मिलेगी, और उसको आप एज अ रिवीजन सीरीज देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये हमारी जूलॉजी की रिवीजन क्लास आप इसको समझ लीजिए, और सेकंड ग्रेड साइंस के लिए ये है। और हम एनिमल किंगडम यानी कि एनिमल टेक्सोनॉमी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जो कि ग्रेजुएशन लेवल तक अपन ले रहे हैं। इस वीडियो में हम कौन कौन से फाइलम है संघ की बात करेंगे। सबसे पहले ऑर्थोपोडा की बात करेंगे, मोलस्का की बात करेंगे, एकेनोडर्मेटा की, और हेमिकॉर्डेटा की। इन 4 फाइलम को अपन क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। तो ठीक है, तो अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले नंबर पे हमारा जो संघ आ रहा है वो संघ है कौन सा, ऑर्थोपोडा। पहले हम इस संघ की यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखना, ऑर्थोपोडा जैसा कि आपको पता है कि ये सबसे बड़ा संघ है, इसके अंदर सबसे ज्यादा जंतु जो है प्रेजेंट है। लगभग 88 से 90% जंतु प्रजातियां इसके अंदर पाई जाती हैं, और 9 लाख प्रजातियां हमें इसके अंदर देखने के लिए मिल जाती हैं। 1845 के अंदर 1845 के अंदर वॉन सीबॉल्ड नाम के साइंटिस्ट ने इस संघ की क्या की थी, स्थापना की थी, ठीक है। अब मैं बात करूं इस संघ में, जो आप इसके नाम के ऊपर जाओगे, अर्थोपोडा, तो इस अर्थोपोडा में जो अर्थोज नाम का शब्द होता है, इसका मतलब होता है संधियुक्त, यानी कि ज्वाइंटेड। क्या मतलब होता है, जॉइंटेड होता है। और दूसरा होता है पोड़ा। पोड़ा का मतलब हम जानते हैं क्या होता है, लेग्स होते हैं या फिर पैर होते हैं। तो इन दोनों को मिला के हमने इस संघ का नाम रखा ऑर्थोपोडा। यानी कि इनके जो उपांग होंगे, इस संघ में पाए जाने वाले जंतुओं के जो उपांग होंगे, पैर होंगे, वो कैसे होंगे, संधियुक्त होंगे या फिर जॉइंटेड होंगे, उनमें जॉइंट्स पाए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात करें इनके शरीर के विभाजन की, तो इनका शरीर 3 भागों में विभाजित रहता है। सबसे पहले हेड, दूसरा इनका थोरेक्स होता है, फिर इनका एब्डोमेन होता है। यहाँ पे आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, ये इनका हेड वाला पोर्शन हो गया, ये बीच में इनका वक्ष यानी कि थोरेक्स वाला पोर्शन हो गया, और ये लास्ट में इनका एब्डोमेन यानी कि उदर वाला पार्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूं तो इनका जो बाह्य कंकाल होता है, एक्सोस्केलेटन होता है, वो काइटिन नाम के जो एक कंपाउंड होता है उससे मिलकर बना हुआ होता है। या फिर इसको अपन कह सकते हैं जो क्यूटिकल होती है, इनकी जो आउटर मोस्ट जो लेयर होती है वो किससे मिलकर बनी हुई होती है, वो काइटिन से बनी हुई होती है। इसके बाद यदि मैं बात करूं कि जब ये ग्रोथ करते हैं, ये वृद्धि करते हैं, तो इनमें एक प्रोसेस पाई जाती है जिसको अपन निर्मोचन कहते हैं या फिर माउल्टिंग कहते हैं। निर्मोचन या माउल्टिंग का मतलब क्या होता है कि जब जीव धीरे धीरे बड़ा होता है, तो उसके शरीर का जो बाहरी परत होती है, उसके शरीर की जो बाहरी परत होती है वो टूट जाती है। टूटने के बाद नीचे से जो नया जीव है वो वापस बन जाता है, यानी कि जो आउटर आउटर जो मोस्ट उसकी लेयर होती है वो वहां से हट जाती है। इसको सिंपली ऐसे समझ सकते हैं, जिसको अपन कहते हैं कैंचुली उतरना, ठीक है। कैंचुली उतरना भी अपन इसे कह देते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए, हम बात करें तो ये कैसे होते हैं, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, त्रिस्तरीय होते हैं। इसके बाद इनके अंदर बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। इसके बाद हम बात करें तो ये प्रगुहीय प्रकार के होते हैं, ठीक है। आगे मैं बात करूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे है कि इनका जो हेड है और थोरेक्स है, ये दोनों एक जगह मिल जाते हैं। और जो क्रस्टेशिया नाम का जो वर्ग होता है, जो क्लास होता है, उसके हम आगे भी बात करेंगे। उसके अंदर ये जो हेड और थोरेक्स है वो दोनों आपस में मिल जाते हैं, जिसको अपन सेफेलोथोरेक्स कह देते हैं, ठीक है। तो उनका जो क्रस्टेशिया वर्ग के जो जंतु होते हैं उनमें 2 ही पार्ट पाए जाते हैं, एक सेफेलोथोरेक्स होता है और दूसरा उनका एब्डोमेन होता है। आगे बात करें तो इनकी जो वास्तविक देह गुहा होती है, यानी कि जो ट्रिस्विलम होती है, वो केवल जनन अंगों में देखने के लिए मिल जाती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इनके
कुछ प्रमुख तंत्र के बारे में, यानी कि जो जंतु होते हैं और थोड़ा कि उनमें कौन कौन से सिस्टम पाए जाते हैं। सबसे पहले हम इनकी सर्कुलेशन की बात कर लें, यानी परिसंचरण की बात करें, तो इनमें खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र का मतलब क्या होता है कि इनमें जो डोर्सल जो है वहाँ पर हृदय पाया जाएगा, धमनियां पाई जाएंगी और रुधिर कोटर पाए जाते हैं। संपूर्ण रुधिर बंद रुधिर वाहिकाओं में नहीं बहता है, यानी कि किसी भी प्रकार की जो रुधिर वाहिका है वो वहाँ पे नहीं पाई जाती। इसके अलावा बात करें तो इनमें एक गुहा पाई जाती है जिसको अपन हीमोसील कह देते हैं और जिसमें हीमोलिम्फ भरा हुआ रहता है। अगले हम इनकी बात करें रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन की, तो श्वसन जो है इनमें क्लोम्स के द्वारा या फिर जो श्वास नलिकाएं होती है जिसे अपन ट्रेकिया कहते हैं या फिर बुक लंग्स इनके द्वारा होता है। बुक लंग्स की जब आप स्ट्रक्चर देखने जाओगे, बुक लंग्स की आप स्ट्रक्चर देखोगे तो बिल्कुल किताब के पन्ने की तरह छोटी छोटी पतली पतली परत यहाँ पर बनी हुई रहती है, इसलिए इनको क्या कहा गया, बुक लंग्स कहा गया है। ठीक है। यदि हम इनके तंत्रिका तंत्र की बात करें, नर्वस सिस्टम की बात करें, तो श्रृंगिकाएं यानी कि एंटीना हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। नेत्र इनमें दोनों प्रकार के देखने के लिए मिलते हैं। हम दूसरी बात करें तो इनका जो तंत्रिका तंत्र होता है बिल्कुल एनिलिडा के जैसा होता है, यानी कि इनमें जो नर्व रिंग है वो पाई जाएगी, तथा दोहरी अधर तंत्रिका रज्जु जो है, यानी कि जो डबल लेयर की जो वेंट्रल नर्व कॉर्ड है वो यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी हमें। ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर रहा था नेत्र की, तो इनमें संयुक्त और सरल नेत्र दोनों प्रकार के पाए जाते हैं। साथ ही साथ इनमें जो है कीमो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं और जो स्पर्शग्राही वो भी इनमें पाए जाते हैं। यदि हम इनके पाचन तंत्र की बात करें तो पाचन तंत्र इनमें पूर्ण विकसित देखने के लिए मिल जाता है, यानी कि एक इनका मुख होता है और एक इनका एनस होता है, दोनों अलग अलग होते हैं और बीच में आहार नाल पाई जाती है। यदि हम इनके लैंगिक सिस्टम की यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो इनमें नर व मादा दोनों अलग अलग देखने के लिए मिलते हैं और कई बार हमें इनमें लैंगिक विभेदन यानी कि सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म भी देखने के लिए मिल जाता है। इसके बाद बात करें तो इनमें जो निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, वो इंटरनल होता है, यानी कि आंतरिक निषेचन होता है। परिवर्धन की हम यहाँ पे बात करें, जो डेवलपमेंट होता है वो डायरेक्ट डेवलपमेंट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी हो सकता है। दोनों प्रकार का डेवलपमेंट हमें देखने के लिए मिल जाता है। साथ ही साथ यदि मैं बात करूं तो ये ओबीपेरस भी हो सकते हैं या फिर बेबी पेरस भी हो सकते हैं। ठीक है। इसके बाद यदि मैं बात करूं कि इनमें एक विशेष प्रकार का जनन पाया जाता है जो हम आगे भी पढ़ेंगे, जिसे अपन पार्थेनोजेनेसिस कह देते हैं। अनिषेक जनन देखने के लिए मिल जाता है। अनिषेक जनन का मतलब यह होता है कि बिना निषेचित हुए अंडे से भ्रूण का विकास हो जाता है। ये कुछ जंतुओं में भी देखने को मिलता है, जैसे मधुमक्खी की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। इसके अलावा हम आगे बात करें एक्सक्रीशन की, उत्सर्जन की, तो उत्सर्जन में देखिए इनमें मेलपिगियन नलिकाएं पाई जाती हैं, ग्रीन ग्लैंड्स पाई जाती हैं या फिर कॉक्सल ग्लैंड्स पाई जाती हैं। इन तीनों नलिकाओं के द्वारा इनमें क्या होता है, उत्सर्जन होता है। यहाँ पे शोषण मिलान का यदि क्वेश्चन आ जाता है तो ध्यान रखिएगा, जो क्रस्टेशिया वर्ग है उसमें जो शोषण होता है वो गिल्स के द्वारा होता है। इंसेक्टा जो वर्ग है जिसकी हम आगे बात करेंगे उसमें ट्रैक के द्वारा होता है। एरेक्निडा जो है उसके अंदर बुक लंग्स के जो है रेस्पिरेशन होता है, श्वसन होता है। एरेक्निडा के अंदर जो ज्यादातर बिच्छू और मकड़ी दोनों आते हैं। ठीक है। तो ये हमने प्रमुख सिस्टम इनके बात कर लिए। आगे हम इनके क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं, वर्गीकरण की बात कर लेते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और ग्रेजुएशन लेवल पे ही पूछा जाता है। देखना, सबसे पहला जो वर्गीकरण है हमारा वो उपांगों और शरीर के रूप के आधार पर हमने क्या किया, इसको विभाजित किया है, यानी कि इनके जो लेग्स होते हैं उनके आधार पर हमने इसको क्या किया है बेटा, वर्गीकृत किया है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो ऑर्थोपोडा है ये क्या है, फाइलम है, जिसे अपन संघ कहते हैं हिंदी के अंदर। अब ये तीन सब फाइलम हमने यहाँ पे इनको सबसे पहले डिवाइड किया है किसके अंदर, तीन सब फाइलम के अंदर। इनको अपन क्या कहते हैं, सब फाइलम कहते हैं या फिर उपसंघ कहते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला जो उपसंघ है वो कौन सा है, ट्राइलोबाइटोमोर्फा। सबसे पहले ये है, जो कि अब कैसा हो चुका है, विलुप्त हो चुका है, तो इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। दूसरा हमारे सामने आता है कैलिकरेटा। ठीक है, कैलिसरेटा या फिर कैलिकरेटा आप इसको पढ़ सकते हैं। तीसरा हमारे सामने आता है मैंडिबुलेटा। ये सारे कैसे हैं, उपांगों और शरीर के रूप के आधार पर हैं। यदि हम कैलिसरेटा उपसंघ की यहाँ पे बात करें तो ये दो क्लासेस के अंदर हमने इसको डिवाइड किया है। वो दो वर्ग, दो क्लासेस कौन सी हैं, पहला है मेरोस्टोमेटा और दूसरा है एरेक्निडा। ठीक है। मेरोस्टोमेटा के अंदर जितने भी जंतु आते हैं वो सारे के सारे समुद्री होते हैं, टोटली एक्सक्लूसिवली मराइन होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो लिमुलिस और किंग क्रैब नाम के जो जंतु हैं वो मेरोस्टोमेटा के अंदर आते हैं। और ये किस उपसंघ का है, तो ये कैलिसरेटा उपसंघ के अंदर आता है। इसके बाद दूसरी क्लास जो आती है, दूसरा वर्ग आता है वो एरेक्निडा आता है। एरेक्निडा में होता क्या है कि जो श्वसन जो है वो श्वास नलिका या फिर पुष्ट फुफ्फुस जिसे अपन बुक लंग्स कह रहे थे उसके द्वारा होता है। ये इसकी खास बात है, ध्यान रखना। पहले भी हमने पढ़ लिया था श्वसन में। यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था कि श्वसन जो है एरेक्निडा में किसके द्वारा होता है, बुक लंग्स के द्वारा होता है। तो ये इनकी खास बात है। इसके साथ साथ ये स्थलीय हो सकते हैं और जलीय भी हो सकते हैं, जैसे उदाहरण मैंने आपको वहां भी बताया था, मकड़ी और बिच्छू। इसके बाद तीसरे नंबर का जो उपसंघ आता है वो है मैंडिबुलेटा। ठीक है। मैंडिबुलेटा की हम यहाँ पे बात करें तो मैंडिबुलेटा के अंदर तीन क्लासेस या फिर तीन वर्ग की हम यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहला आता है क्रस्टेशिया, दूसरा आता है मिरियापोडा और तीसरे नंबर पर आता है इंसेक्टा। ठीक है। इंपॉर्टेंट यही होते हैं। क्रस्टेशिया की बात करें तो ये जलीय होते हैं, सिरो वक्ष उदर, मैंने आपको बताया था। यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि दो भागों में इनका शरीर बटा हुआ होता है, सिरो वक्ष। जो सिर है और वक्ष है दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, ज्वाइंट हो जाते हैं, जिसको अपन सिरो वक्ष कहते हैं और उदर कहते हैं। ठीक है। इसकी हम आगे एक एक की और बात करेंगे। चलिए, अब
कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें याद रखनी है, जैसे क्रस्टेशिया की हम यहाँ पे बात करें तो क्रस्टेशिया में क्या होता है, 2 जोड़ी संगिकाएं पाई जाती हैं, 2 जोड़ी एंटीना देखने के लिए मिल जाते हैं। ये कैसे होते हैं, जलीय होते हैं, जिसमें उदाहरण हमने बात करें किसकी, झींगा और आपके कौन हो गए, केकड़ा हो गए। इसके अलावा एस्टिकस इसका एग्जाम्पल हो गया, लीपस इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, पेलिमोन इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के कुछ एग्जाम्पल हमने क्रस्टेशिया के अंदर देख लिए। अगली मैं बात करूं तो इनमें जो उत्सर्जन होता है वो कक्षीय या फिर ग्रीन ग्रंथियों के द्वारा होता है, ये ध्यान रखना है। हम इनके डेवलपमेंट की बात करें तो इनका डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, यानी कि लार्वा अवस्था पाई जाती है, तो आपको ध्यान रखना है। नोपिलियस ये लार्वा है, जोइया और मेटाजोइया ये 3 लार्वा है जो कि क्रस्टेशिया वर्ग के अंदर आते हैं। इसी तरीके से अगली क्लास है हमारी एरेक्निडा। एरेक्निडा की हम यहाँ पे बात करें तो इसके अंदर क्या होता है कि जो संगिकाएं हैं वो अनुपस्थित होती हैं, यानी कि संगिकाएं नहीं पाई जाती। इसके अंदर 4 जोड़ी पैर पाए जाते हैं, जैसे मकड़ी और बिच्छू इसके अंदर खास एग्जाम्पल हैं। इसके बाद अगली क्लास आती है इंसेक्टा। इंसेक्टा क्या है, सबसे बड़ी क्लास है, सबसे बड़ा वर्ग है, ध्यान रखना किसका, आर्थ्रोपोडा संघ का। इसमें क्या होता है, 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं, ये हमको ध्यान रखना है क्योंकि इनमें 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। 3 जोड़ी के मतलब टोटल 6 पैर पाए जाएंगे। 6 पैर पाए जाते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, हेक्सापोडा कहते हैं। इनमें पंख जो है उपस्थित रहते हैं, जहाँ पे आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं। इसी तरीके से एक अगली क्लास आती है मिरियापोडा। मिरियापोडा के अंदर 2 जंतु आते हैं, एक होता है सेंटीपीड्स जिसके अंदर छोटे छोटे पैर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, और एक होता है मिलीपीड्स। ठीक है, ये चाइलोपोडा के अंदर आता है और ये डिप्लोपोडा के अंदर आता है। ये क्या है, इनके उपवर्ग हैं। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ध्यान रखना कि मधुमक्खियों में अनिषेक जनन यानी कि पार्थेनोजेनेसिस होता है। इसका मतलब क्या होता है, अनिषेक अंडे से किसका निर्माण हो जाता है, नर का निर्माण हो जाता है। अगली एक इसकी इंपॉर्टेंट बात है वो ध्यान रखना, ऑर्थोपोडा का एक अगला उपसंघ है यानी कि सब फाइलम है, जिसका नाम है ओनिकोफोरा। स्पेलिंग में यहाँ पे लिख देता हूँ, ONYCHOPHOR। ठीक है, ये एक क्या है, इसका उपसंघ है। इसके अंदर एक जंतु पाया जाता है जिसे अपन कहते हैं पेरीपेटस। ठीक है, उस जंतु को अपन क्या कह देते हैं, पेरीपेट्स कह देते हैं, या फिर पेरीपेटस उसे कहा जाता है। ये क्या है, ये एक कनेक्टिंग लिंक है, यानी कि योजक कड़ी है। किस किस के बीच की योजक कड़ी है, तो ध्यान रखना ये एनिलिडा और ऑर्थ्रोपोडा के बीच की क्या है, ऑर्थ्रोपोडा के बीच की क्या है, कनेक्टिंग लिंक है, यानी कि एक योजक कड़ी है। दोनों के लक्षण इसमें देखने के मिल जाते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना है। यदि पूछ ले कि पेरीपेट्स या फिर एनिलिडा ऑर्थ्रोपोडा के बीच की योजक कड़ी कौन है, ये तो आपको ध्यान ही होना चाहिए। अगर ये पूछे कि किस उपसंघ के अंदर आता है, तो ओनिकोफोरा उपसंघ के अंदर आता है। इस तरीके से हमारा जो ऑर्थ्रोपोडा संघ है वो यहाँ पे खत्म हो जाता है। क्विक रिवीजन मैंने आपको बता दिया, सारी चीजें जो इसमें इंपॉर्टेंट हो सकती थी वो सब मैंने आपको बता दी। ठीक है, चलिए दूसरे नंबर पर हमारे सामने आता है संघ मोलस्का। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट संघ है। मोलस्का का मतलब होता है जिनका शरीर कोमल होता है, यानी कि ये सॉफ्ट बॉडी वाले ऑर्गन होते हैं। मोलिस जो शब्द है इसका मतलब ही होता है कोमल, और ये दूसरा सबसे बड़ा संघ है। अगर कोई पूछे पहले नंबर पर कौन सा है, तो पहले नंबर पर आपको ध्यान देना है। पहले नंबर पर जो संघ पाया जाता है वो ऑर्थोपोडा है, और दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा संघ है वो कौन सा है, मोलस्का है। ठीक है, अगले हम बात करें इनके आवास की, तो आवास इनमें मुख्य रूप से ये कैसे होते हैं, जलीय होते हैं, और कुछ कैसे होते हैं, स्थलीय होते हैं। शरीर की बात करें तो इनका जो शरीर है वो कोमल होता है और अखंडित होता है, यानी कि अनसेगमेंटेड होता है, यानी कि किसी प्रकार का खंड में देखने के लिए नहीं मिलता है। शरीर इनका 3 भागों में विभाजित रहता है, सिर, पेशीय पाद और अंतरांग पुंज। अंतरांग पुंज को बिसरल मास कहते हैं। दूसरा होता है इनका पेशीय पाद, यानी कि जो मस्कुलर फुट होता है, और पहले नंबर पर होता है क्या, इनका सिर। इन 3 भागों में इनके जो है शरीर विभाजित रहता है। जो विशरल मांस होता है उसके ऊपर एक मेंटल पाया जाता है, मोटी पेशीय परत होती है जिसको अपन मेंटल कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसके ऊपर एक कवच पाया जाता है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ रहता है। अधिकांश जो बाह्य पृष्ठ है वो कवच द्वारा ढके रहते हैं, और कवच जो है इनका किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 का बना हुआ रहता है। दो इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है कि इनका जो शारीरिक संगठन है वो अंग तंत्र प्रकार का होता है, यानी कि यहाँ पे ऑर्गन्स भी पाए जाते हैं और ऑर्गन सिस्टम भी पाए जाते हैं। इनका जो शरीर है वो त्रिस्तरीय होता है, यानी कि ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। देहगुही होता है और खंड विहीन होता है, यानी कि सेगमेंटेड नहीं पाए जाते। यदि हम इनकी सममिति की बात करें तो ये द्विपार्श्व सममित होते हैं। ठीक है, अगली मैं चीज बताऊं यहाँ पे कि जो मेंटल पाया जा रहा है, ये चीज ध्यान रखना, यानी कि ये जो मेंटल पाया जा रहा है ये क्या है, इसकी एक विशेषता है। ये क्या है, विशेषता है, यानी कि मेंटल का पाया जाना ही मोलस्का को एक विशेष संघ बनाता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब 2 चीज इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पे बता रहा था, आपको वापस बता देता हूँ कि 2 शब्द हैं। पहला है मेलेकोलॉजी। मेलेकोलॉजी का मतलब क्या होता है कि इस संघ के जंतुओं का अध्ययन जिस विज्ञान की शाखा के अंदर किया जाता है उसको अपन मेलेकोलॉजी कहते हैं, यानी कि मोलस्का संघ के जंतुओं का जिस विज्ञान की शाखा के अंदर अध्ययन किया जाता है उसको अपन मेलेकोलॉजी कहते हैं। अगला होता है कॉन्चोलॉजी। कॉन्चोलॉजी का मतलब क्या है कि इनके कवचों का अध्ययन, यानी कि कवच जो है मोलस्का के संघ के जंतुओं के अंदर ही पाए जाते हैं, तो इनके कवचों का अध्ययन, अलग अलग प्रकार के कवच पाए जाएंगे, अभी हम आगे बात भी करेंगे। तो इनके कवचों का अध्ययन जिस विज्ञान की शाखा के अंदर किया जाता है उसको अपन कॉन्चोलॉजी कह देते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे मैं बात करूं तो इनके पास एक मस्कुलर फुट होता है, हमने यहाँ पे देख भी लिया था। इनके पास एक मस्कुलर फुट होता है जो कि बिल बनाने और तैरने में इनकी सहायता करता है। आगे मैं बात करूं इनका जो मेंटल है, मेंटल को अपन हिंदी में क्या कहते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, मेंटल को हिंदी में प्रवार कहा जाता है।
क्या कहा जाता है, प्रवार कहा जाता है। और प्रवार का काम क्या होता है, तो सुनना, एक क्या होता है, मोटा होता है, पेशीय होता है, और ये जो विशल मांस है उसको घेरे हुए रहता है, ठीक है। और इनका जो विसरल मास है और जो मेंटल है उसके बीच में एक गुहा पाई जाती है जिसको अपन मेंटल सील कहते हैं, और जिसमें क्या पाए जाते हैं, गिल्स पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम इनकी कुछ विशेषताएं बात कर लेते हैं, यानी कि इनके अंग तंत्र की बात कर लेते हैं हम। सबसे पहले इनके पोषण की बात करें तो पोषण में यदि हम देखें तो इनका जो पाचन तंत्र है पूर्ण रूप से विकसित रहता है। एक पाचन ग्रंथि पाई जाती है, यानी कि डाइजेस्टिव ग्लैंड पाई जाती है। एक इनमें यकृत पाया जाता है या फिर यकृत अग्नाशय, दोनों मिक्स करके भी पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा यदि मैं बात करूं तो इनमें एक स्पेशल चीज पाई जाती है जिसे अपन रेड्यूला कहते हैं। ये भोजन को चबाने के लिए काइटिन युक्त तो रेती जिह्वा होती है, यानी कि एक जीभ जैसी संरचना आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं, रेड्यूला कह देते हैं। उसके ऊपर छोटे छोटे काइटिन के दांत रहते हैं, ये भोजन को चबाने में इनकी मदद करती है, ठीक है। इसके अलावा यदि मैं बात करूं इनके श्वसन की, तो श्वसन में क्या होता है, मेंटल गुहा में टीनिडिया पाए जाते हैं जिसे अपन गिल्स भी कह देते हैं कई बार। मेंटल गुहा मैंने आपको बताई थी, विसरल मास और मेंटल के बीच में एक छोटी सी गुहा बन जाती है, कैविटी बन जाती है, जिसको अपन मेंटल कैविटी कह देते हैं या फिर मेंटल सील कह देते हैं। इनमें क्या पाए जाते हैं, गिल्स या फिर टीनिडिया पाए जाते हैं, जहाँ पे ये क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, श्वसन करते हैं, ठीक है। आगे मैं बात करूं इनके परिसंचरण तंत्र की, तो इनमें परिसंचरण तंत्र बिल्कुल ओपन होता है, खुले प्रकार का पाया जाता है। इनकी जो पृष्ठ सरफेस, पृष्ठ जो सतह होती है उस पर हृदय पाया जाता है, जो कि हृदय वर्ण यानी कि पेरिकार्डियम से घिरा हुआ रहता है। अगले मैं बात करूं तो इनका जो हृदय है वो कैसा होता है, मायोजेनिक होता है। कैसा होता है, मायोजेनिक होता है। मायोजेनिक हार्ट का मतलब क्या होता है कि जो हार्ट की जो पहली धड़कन होती है, हृदय में जो धड़कन प्रारंभ होती है, उसको प्रारंभ करने का जो गुण होता है वो किसमें होता है, हृदय पेशियों में होता है, यानी कि मस्कुलर सॉरी जो हार्ट मसल्स होती हैं उनके अंदर ये होता है। और एक होता है न्यूरोजेनिक हार्ट। न्यूरोजेनिक हार्ट का मतलब क्या होता है कि जो हृदय की पहली धड़कन होगी उसको प्रारंभ करने का जो गुण होगा वो किसके पास होगा, नर्व्स के पास होगा। इस प्रकार से हृदय दो प्रकार के होते हैं, तो इनके पास जो पाया जाता है वो मायोजेनिक पाया जाता है, ठीक है। आगे मैं बात करूं तो इनका जो रक्त है वो या तो रक्तहीन होगा या फिर नीले रंग का होगा। कुछ जंतुओं में जो रक्त है वो रक्तहीन होगा या सॉरी रंगहीन होगा या फिर नीले रंग का पाया जाएगा। नीले रंग का पाया जाना जो रक्त है उनके अंदर शोषण वर्णक पाया जाता है, जिसको अपन हीमोसाइनिन कह देते हैं। ध्यान रखना, पेपर में ये प्रश्न पूछा ही जाता है और पहले भी पूछा गया है। हीमोसाइनिन के अंदर जो धातु पाई जाती है, जो मेटल पाई जाती है, वो कौन सी है, कॉपर है, जिसकी वजह से इस शोषण वर्णक का रंग कैसा होता है, हीमोसाइनिन। और इस हीमोसाइनिन सॉरी कॉपर, हीमोसाइनिन के अंदर जो धातु पाई जाती है वो कौन सी है, कॉपर। और कॉपर की वजह से हीमोसाइनिन का रंग कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है, और यही क्या करता है, इनका शोषण करवाने में मदद करता है, ठीक है। आगे मैं बात करूं इनका जो श्वसन है वो तीन प्रकार से हो सकता है, या तो ये त्वचा से यानी कि डायरेक्ट स्किन से कर सकते हैं, गिल्स के द्वारा कर सकते हैं, या फिर लंग्स भी इनमें पाए जाते हैं। आगे मैं बात करूं इनमें परिवर्धन की, तो परिवर्धन जो है इनमें इनडायरेक्ट होता है, यानी कि लार्वा अवस्था पाई जाती है। लार्वा कौन कौन से हैं, तो लार्वा इनमें ट्रोकोफोर लार्वा पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा इनमें वेलिजर लार्वा पाया जाता है, जिसको अपन ग्लोचिडियम लार्वा भी कह देते हैं। तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। यदि मैं विदलन की बात करूं तो स्पाइरल विदलन यानी कि सर्पिल विदलन में पाया जाता है। आगे मैं उत्सर्जन की बात करूं, एक्सक्रीशन की हम यहाँ पे बात करें तो एक्सक्रीशन जो है वो मेटरनेफ्रीडिया के द्वारा या फिर किडनी के द्वारा यहाँ पे होता है। इसके अलावा इनमें दो विशेष प्रकार के ऑर्गन पाए जाते हैं, पहला होता है केवर के अंग और दूसरा होता है बोजेनस के अंग। इन दोनों ऑर्गन्स की खोज इन अलग अलग साइंटिस्ट ने की थी और अपने नाम पे ही इनका क्या रख दिया, नामकरण कर दिया। केवर के अंग की खोज केवर नाम के साइंटिस्ट ने की थी, बोजेनस के अंग की खोज बोजेनस नाम के साइंटिस्ट ने की थी। आगे मैं यदि इनके तंत्र का तंत्र की बात करूं तो इनमें जो है युग्मित गुच्छक पाए जाते हैं, यानी कि गैंग्लियंस पाए जाते हैं। इसके अलावा इनमें एक समान प्रकार की, और इसके अलावा यदि बात करें तो प्रमुख रूप से प्रेमस्तिष्क पाया जाता है और अंतरांग गुच्छक भी पाए जाते हैं। यदि हम नेत्र की बात करें तो नेत्र पाए जाते हैं, संतुलन पुटिकाएं पाई जाती हैं, स्पर्शक पाए जाते हैं। और ये यदि हम इनके लिंग की बात करें तो ये पृथक लिंगी होते हैं, ठीक है, यानी कि इनमें जो लिंग है अलग प्रकार से देखने के लिए मिल जाते हैं। निषेचन की हम यहाँ पे बात करें तो निषेचन जो है वो बाह्य या फिर आंतरिक दोनों प्रकार से देखने के लिए मिल सकता है। विदलन की हमने बात कर ली, कैसा होता है, सर्पिल होता है। परिवर्तन इनमें इनडायरेक्ट होता है। और लार्वा जो मैंने बता दिया ट्रोकोफोर लार्वा होता है, वेलिजल लार्वा होता है, जिसको अपन ग्लोचिडियम लार्वा भी कह देते हैं। अब किस क्लास के अंदर ये होता है उसके आगे हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए अगला हमारे सामने आता है मोलस्का का वर्गीकरण। दो प्रकार से वर्गीकरण होता है। पहला जो है कवच के प्रकार के आधार पर, यानी कि किस प्रकार का कवच हमें देखने के लिए मिल जाएगा। तो पहला वर्ग है इसका ए प्लाइकोफोरा। ए प्लाइकोफोरा का मतलब होता है कि यहाँ पे प्लेको यानी कि कवच अनुपस्थित होता है। उदाहरण की बात करें तो न्यूमिनिया इसका क्या है, एग्जाम्पल है, इसमें किसी भी प्रकार का कवच नहीं पाया जा रहा। दूसरा हमारे सामने आता है मोनोप्लेकोफोरा। मोनो का मतलब होता है एक, ठीक है। तो इसका जो कवच होता है वो चम्मच के आकार का होता है। एग्जाम्पल है न्यूप्लाइना। न्यूप्लाइना जो है एनिलिडा और मोलस्का के बीच की योजक कड़ी है, जिसको अपन कनेक्टिंग लिंक भी कह देते हैं,
ठीक है। दूसरा होता है पॉलीप्लेकोफोरा। पॉली का मतलब होता है बहुत ज्यादा, प्लेकोफोरा का मतलब होता है कवच। तो इसका जो कवच होता है उसमें 8 प्लेटें हमें देखने के लिए मिल जाती हैं। काइटिन इसका एग्जाम्पल है, कीटोप्लूरा इसका क्या है, एग्जाम्पल है। इसके बाद आता है स्कैपोफोड़ा। स्कैपोफोड़ा क्या होता है कि इसका जो कवच है वो दोनों सिरों पर खुला हुआ रहता है या फिर ट्यूबुलर कवच हमें देखने को मिल जाता है, जिसका एग्जाम्पल है डेंटिलियम। ठीक है, चलिए अगला जो वर्गीकरण है इसका, वो प्रमुख वर्ग है वो कौन कौन से हैं। देखिए पैलिसिफोड़ा है, जिसको वन वाइविलिया भी कह देते हैं। पैलिसिफोड़ा का मतलब होता है कि इनका जो कवच है वो पार्श्व रूप से चपटा शरीर है और इसमें जो सिर है वो स्पष्ट हमें देखने के लिए नहीं मिल जाता। दो कवच के जो है कवच जो है दो भागों में बटा हुआ रहता है। यहाँ पे उसका एग्जाम्पल भी देख सकते हैं इस प्रकार से। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, वाइविलिया कहा जाता है, फिर पैलिसिपोडा कहा जाता है। उदाहरण की बात करें तो सीपी और यूनियो जो है इसका एग्जाम्पल है। और यूनियो का जो लार्वा है वो कौन सा है, वेलिजल लार्वा है, या फिर पैलिसिपोडा वर्ग का जो लार्वा है वो वेलिजल लार्वा है। ठीक है, इसके बाद अगली क्लास आती है गैस्ट्रोपोडा। गैस्ट्रोपोडा में जो कवच है वो बिल्कुल सर्पिल आकार का हो जाता है, बड़ा और चपटा इनमें पैर पाया जाता है, नेत्र युक्त विकसित शरीर हमें देखने को मिल जाता है। इसका एग्जाम्पल है पाइला या फिर जिसे घोंघा कहते हैं, और लेमिलेक्स। ठीक है, इसके बाद अगला होता है सिफेलोपोडा। सिफेलोपोडा क्या है, सबसे उन्नत मोलस्क इनको माना जाता है। विकसित इनमें सिर और टेंटिकल्स पाए जाते हैं जिसमें विशाल स्क्विड आ जाते हैं। ठीक है, इसमें ही कई अलग वर्ग होते हैं। सिफेलोपोडा का मतलब होता है जिनके सिर पर पैर होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं गैस्ट्रो का मतलब होता है पेट और पोडा का मतलब होता है पैर, यानी कि जिनके पेट पर पैर पाए जाते हैं उसको अपन गैस्ट्रोपोडा कह देते हैं, जिसका एग्जाम्पल है पाइला और घोंघा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा सिफेलो का मतलब होता है सिर और पोडा का मतलब होता है पैर, यानी कि ऐसे जंतु जिनके सिर पर पैर पाए जाते हैं, जिसमें आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं। अब सिफेलोपोडा के अंदर ही और सब क्लासेस आती हैं, जिसमें होता है ऑक्टोपोडा, ऑक्टापोडा जैसे अपन कह देते हैं, जिसके अंदर ऑक्टोपस आती है। ठीक है, क्या आती है, ऑक्टोपस आती है। इसी तरीके से डेकापोडा भी होता है जिनके अंदर 10 पैर होते हैं। ऑक्टोपस का मतलब होता है जिसके पास 8 पैर होते हैं। और इसकी खास बात है, सेफेलोपोडा की खास बात है कि यहाँ पे लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर पूछा जाएगा आपसे कि मोलस्का का ऐसा कौन सा वर्ग है जिसके अंदर लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती, तो आपको ध्यान रखना है सेफेलोपोडा ऐसा वर्ग है जिसके अंदर लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो मोलस्का है वो कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे हमने इसका क्लासिफिकेशन देख लिया, इसके जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं वो हमने देख लिया, उसके जो बेसिक कैरेक्टर्स हैं वो भी हमने यहाँ पे देख लिए। तो यहाँ पे मोलस्का जो है वो कंप्लीट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अपन। अगला हमारे सामने तीसरे नंबर पे संघ आता है। उस संघ का नाम है एकाइनोडर्मेटा, जिसके पास सूल युक्त त्वचा वाले भी कह देते हैं, यानी कि कांटे युक्त त्वचा वाले संघ भी इसको कहा जाता है। तो सबसे पहले हम इसका परिचय देख लेते हैं। बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करें तो इसका जो नाम है एकाइनोडर्मेटा, इसमें एकाइनोस नाम का शब्द होता है जिसका मतलब होता है कांटेदार या फिर शूल, और डर्मा का मतलब होता है त्वचा। तो नाम से क्लियर हो रहा है कि इसकी त्वचा पर क्या पाए जाएंगे, कांटे होंगे, या फिर इसकी जो त्वचा होगी वो कैसे होगी, कांटेदार होगी। इसके नाम की बात करें तो जैकब क्लेन नाम के साइंटिस्ट ने इसका क्या दिया था, नाम दिया था। सबसे खास बात है कि इनका जो आवास होता है वो पूर्णतः समुद्री होता है। एक्सक्लूसिवली ये कैसे होते हैं, मराइन होते हैं। मुख्य रूप से ये तलवासी होते हैं, यानी कि बेंथिक होते हैं। बेंथिक का मतलब होता है जो बिल्कुल समुद्र के तल में पाए जाते हैं। शरीर के आकार की बात करें तो तारे जैसा होता है, गोलाकार या फिर बेलनाकार हो सकता है, और इनमें सिर नहीं पाया जाता, सिर बिल्कुल अनुपस्थित होता है। शारीरिक संगठन की बात करें तो इनमें अंग तंत्र प्रकार का शारीरिक संगठन पाया जाता है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बॉक्स बना हुआ है, इसका मतलब सुनना कि 3 संघ ऐसे हैं जो पूर्णतः समुद्री हैं, यानी कि एक्सक्लूसिवली मराइन है। सबसे पहले आता है एकाइनोडर्मेटा, दूसरा होता है टीनोफोरा, और तीसरे नंबर पर आता है हेमिकॉर्डेटा। इनमें कोई भी प्रजाति जो है वो मीठे पानी में नहीं पाई जाती, ये पूर्णतः समुद्री होते हैं, मीठे पानी में ये नहीं पाए जाते। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूं तो इनका जो शरीर है वो अखंडित सितारे के आकार का होता है। ये त्रिस्तरीय होते हैं, यानी कि ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, देहगुह्य होते हैं। ठीक है, और इनकी जो देहगुहा होती है, इनकी जो सीलम होती है वो आंत्रगुह्य होती है, एंटेरोसीलस प्रकार की पाई जाती है। यदि समिति की बात करूं तो ये अरीय समिति इनमें पाई जा रही है, और अरीय में भी बात करूं तो पंच अरीय समिति वाले होते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूं तो इनमें जो गमन है, गमन के लिए इनमें नालपाद यानी कि ट्यूब फीट पाए जाते हैं। और इसके अलावा ये कैसे होते हैं, खोखले होते हैं, नलिकाकार होते हैं, या फिर तुम्बिका आकार के भी हो सकते हैं। ठीक है, यदि मैं बात करूं तो इनमें एक विशिष्ट प्रकार का जल संवहनी तंत्र पाया जाता है, जिसकी हम आगे बात करने वाले हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम इनकी सम्मिति और कंकाल की बात कर लेते हैं। तो इनमें आकार की विशेषता पाई जाती है। इनका जो लार्वा है वो द्विपार्श्व सम्मित होता है, ये खास बात है इनकी। ठीक है, और वयस्क जो हो जाता है वो पंचतई अरीय समिति प्रकार का हो जाता है। इनकी पेंटामेरस सिमेट्री उसमें पाई जाती है। खास बात आपको ध्यान रखनी है कि लार्वा जो है वो द्विपार्श्व सम्मित होता है, और जब वो बड़ा हो जाता है, वयस्क हो जाता है, तो उसमें पेंटामेरस सिमेट्री देखने को मिल जाती है। ठीक है, जो चीज यहाँ पे लिखी हुई है। यदि हम इनके अंत कंकाल की बात करें तो मीजोडर्मल कैल्सिकेरियस प्लेट्स या फिर अस्थिकाएं पाई जाती हैं। अस्थि नहीं पाई जाती, अस्थिकाएं पाई जाती हैं, ध्यान रखना। इनमें एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है, कैंचीनुमा संरचना होती है, जिसको अपन पेडिसिलेरी कह देते हैं। पेडिसिलेरी क्या होती है, बिल्कुल कैंची की तरह संरचना होती है, और इसका काम होता है सुरक्षा के लिए। इसके अलावा त्वचा से मलबा साफ करने के लिए चिमटी जैसे उपांग पाए जाते हैं। इनमें एक विशेष प्रकार की क्षमता पाई जाती है, जिसे रीजनरेशन कहते हैं, पुनरुद्भवन भी कह देते हैं। इसके अलावा ऑटोटोमी की संरचना भी क्षमता भी इनमें पाई जाती है। ऑटोटोमी का मतलब होता है कि ये खुद से ही अपने अंगों को तोड़ के अलग कर सकते हैं, और वापस उसकी जगह दूसरा अंग जो है वो आ जाएगा।
ठीक है। इसके अलावा बात करूँ तो इनमें हीमल या फिर पेरीहीमल तंत्र पाए जाते हैं। ठीक है। और आहार नाल इनकी कैसी होती है, बिल्कुल सीधी होती है और कुंडलित होती है। आगे बढ़ते हैं। देखना, हम वाटर वेस्कुलर सिस्टम की बात कर रहे थे कि इनमें विशेष प्रकार का एक वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। इसको एम्बुलेक्रल सिस्टम भी कह देते हैं। सुनना, होता क्या है, यहाँ पे मैं आपको पहले इसका डायग्राम दिखा देता हूँ। ये स्टारफिश का डायग्राम है। ठीक है। इसकी 5 भुजाएं हैं, क्योंकि इसमें सममिति कैसी पाई जाती है, पंचचर्यीय सममिति यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। इस तंत्र का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मेट्रोपोराइट। मेट्रोपोराइट बिल्कुल इसकी स्टेयरिंग का काम करता है, पानी यहीं से एंट्री लेता है सबसे पहले। ठीक है। और ये मेट्रोपोराइट आगे चल के जो 5 भुजाओं में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यदि हम एक भुजा की बात करें तो फिर ये आगे चल के दूसरी कैनाल में जो है डिवाइड हो जाता है। यदि हम इस बीच वाले सेंट्रल पार्ट की बात करें तो इसको अपन कहते हैं क्या, सेंट्रल रिंग कैनाल। ठीक है। फिर ये पांचों भुजाओं में आगे जाके क्या हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो जब ये आगे जा रही है तो इसको कहते हैं अपन क्या, रेडियल कैनाल। ठीक है। रेडियल कैनाल फिर क्या करती है, आगे जाके और छोटी छोटी उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ठीक है। उसको हम समझते हैं। देखना, इसमें आप देख लीजिए, ये जो बीच वाली रिंग आपको देखने के लिए मिल रही है, इसको अपन कहते हैं क्या, सेंट्रल रिंग कैनाल। सेंट्रल रिंग कैनाल आगे चल के फिर 5 भागों में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो ये 5 भागों में जो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है उसको अपन क्या कहते हैं, रेडियल कैनाल कह देते हैं। रेडियल कैनाल को आप देखोगे तो ये छोटी छोटी भागों में फिर से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। इस जो छोटी लाइन आगे चल रही है इसको अपन कहते हैं लेटरल कैनाल। लेटरल कैनाल आगे चल के गुब्बारे नुमा संरचना में खुल रही है। इस गुब्बारे नुमा संरचना को क्या कह देते हैं, एम्प्यूला कह देते हैं, जो ऊपर से फूली हुई रहती है। और नीचे की तरफ इसमें छोटे से शकर पाए जाते हैं, जिसको अपन शकर या फिर चूसक कह देते हैं हिंदी के अंदर। ठीक है। और ये जो पूरी संरचना है, इस तरह से आप देखेंगे तो ये गुब्बारे नुमा संरचना हो गई, और नीचे इसमें क्या पाए जाएंगे, चूसक पाए जाएंगे, जिसको अपन शकर कहते हैं। तो ये जो पूरा पोर्शन है, इस पूरे को क्या कह देते हैं, ट्यूब फीट कह देते हैं। क्या कह देते हैं, ट्यूब फीट कह देते हैं। ध्यान रखना, इनसे ही ये क्या करता है, गमन करता है, और इनके द्वारा ही क्या होता है, ये किसी भी स्थान पर चिपकते हैं या फिर गति करते हैं। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो मेट्रोपोराइट होता है, यानी कि बिल्कुल इसका स्टीयरिंग का काम करता है। पानी सबसे पहले यहीं से एंटर करता है, और ये जो मेट्रोपोराइट को रिंग कैनाल से जोड़ने का काम कर रही है उसको अपन क्या कहते हैं, स्टोन कैनाल कह देते हैं। तो यदि आप वाटर जो जाएगा उसका यदि आप बनाओगे सिस्टम, तो सबसे पहले कहाँ एंट्री करेगा, मेट्रोपोराइट के अंदर एंट्री करेगा। मेट्रोपोराइट के बाद वो कहाँ जाएगा, स्टोन कैनाल के अंदर जाएगा। स्टोन कैनाल के बाद वो कहाँ जाएगा, सेंट्रल रिंग कैनाल के अंदर जाएगा। ध्यान रखना, कहाँ जाएगा, सेंट्रल रिंग कैनाल के अंदर जाएगा। सेंट्रल रिंग कैनाल के बाद आप देखोगे तो वो रेडियल कैनाल के अंदर जाएगा। रेडियल कैनाल के बाद आप इसको देखोगे तो वो लेटरल कैनाल के अंदर जाएगा। लेटरल कैनाल के बाद आप देखोगे तो वो कहाँ जाएगा, ट्यूब फीट के अंदर जाएगा। कहाँ जाएगा, ट्यूब फीट के अंदर जाएगा। इस तरीके से जो वाटर है वो क्या करता है, गति करता है। तो एक सिस्टम बन जाता है जिसको अपन वाटर वेस्कुलर सिस्टम कह देते हैं। ठीक है। देखिए, वापस आपको मैं लेके आता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले वाटर कहाँ एंट्री करेगा, मेट्रोपोराइट के अंदर एंट्री करेगा, फिर वो स्टोन कैनाल में जाएगा, फिर रिंग कैनाल में जाएगा, फिर रेडियल कैनाल में जाएगा, और लास्ट में कहाँ चला जाएगा, ट्यूब फीट के अंदर चला जाएगा। ये होता क्या है, तो ये इकाइनोडर्मिटा की सबसे विशिष्ट विशेषता है, यानी कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाना ही इकाइनोडर्मिटा को बाकी संघों से अलग करता है। उत्पत्ति की बात करें तो ये सीलोमिक इसकी उत्पत्ति होती है। खुला परिचलन तंत्र में देखने के पाया जाता है, कोई भी वास्तविक हृदय में देखने को नहीं मिलता। यदि क्रियाविधि की बात करें तो मेट्रोपोराइट नामक छिद्र प्लेट से समुद्री जल क्या करता है, प्रवेश करता है, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। यदि हम जल संवहन तंत्र की बात करें तो इसमें जो मदद करता है वो गमन में मदद करता है, भोजन पकड़ना और शोषण में भी क्या करता है, ये हेल्प करता है। ठीक है। और ट्यूब फीट में मजबूत पकड़ के लिए चूसक पाया जाता है, शकर पाया जाता है। मैंने इसकी स्ट्रक्चर भी आपको दिखा दी। ये क्या है, एक ट्यूब फीट है जिसका ऊपर वाला फूला हुआ भाग है, इसको अपन एम्प्यूला कहते हैं, और नीचे की तरफ ये पोडियम है, और उसके नीचे क्या लगे हुए हैं, चूसक लगे हुए हैं, जिसको अपन शकर कह देते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे किसके, एकाइनोडर्मिटा के वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम संघ देख रहे हैं, कौन सा, एकाइनोडर्मिटा, जिसको आगे 2 उपसंघों में विभाजित किया गया है। पहला उपसंघ कौन सा है, एल्यूथेरोजोआ, जो कि मुक्तप्लावी होते हैं, यानी कि फ्रीली लिविंग होते हैं, फ्रीली फ्लोटिंग होते हैं। ठीक है। दूसरे पैलमाटोजोआ जो है वो स्थानबद्ध होते हैं, एक ही जगह पर टिके रहते हैं। यदि हम इसके क्लास की बात करें, अब ये जो उपसंघ हो गया, उपसंघ जो है आगे क्लासेस में डिवाइड है, एक एक क्लास की हम यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहला होता है एस्ट्रोइडिया। एस्ट्रोइडिया का मतलब है कि ये तारे जैसी इसकी संरचना होती है, और एस्ट्रोइडिया के अंदर जो एग्जांपल आता है वो कौन सा, तारा मछली, जिसको अपने स्टारफिश कह देते हैं। एस्ट्रोइडिया का जो लार्वा होता है वो बाइपिन्नेलियर लार्वा है। ध्यान रखना, इसमें लार्वा जो है ज्यादा पाए जाते हैं, तो यहाँ से आपको ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है। दूसरे नंबर पर क्लास आती है तो ऑफिरोइडिया क्लास आती है, जिसमें स्पष्ट केंद्रीय डिस्क यानी कि सेंट्रल डिस्क आपको देखने के लिए मिल जाती है। उदाहरण की बात करें तो भंगुर तारा इसका उदाहरण है, ओपी यूरा इसका एग्जाम्पल हो गया। यदि हम इसके लार्वा की बात करें तो ओप्ल्यूटियस इसका लार्वा है, जो कि ऑफियोइडिया क्लास के अंदर आता है। अगली जो क्लास आती है वो इकाइनोइडिया आती है। यदि हम इनकी बात करें तो इनका जो संरचना है वो कैसी होती है, गोलाकार होती है, या फिर डिस्क शेप के ये होते हैं। उदाहरण की बात करें तो समुद्री अर्चिन या फिर सी अर्चिन जिसे कह देते हैं, वो किसका एग्जाम्पल है।
इसके बाद हम इसके लार्वा की बात करें तो प्लूटियस लार्वा इसका होता है और इसमें एक खास बात होती है कि इस संघ के जंतुओं में एक चर्वण उपकरण होता है, यानी कि जो भोजन को चबाने का काम करता है उसको अपन क्या कहते हैं, अरस्तु की लालटेन कहते हैं। अगले क्लास की हम बात करें तो होलोथुरिया जो है अगली क्लासेस की, जिनकी संरचना कैसी होती है, बेलनाकार होती है। इसको अपन समुद्री किराए पर समुद्री ककड़ी कह देते हैं। इसके लार्वा की बात करें तो ऑरिकुलेरिया इसका क्या होता है, लार्वा होता है। तो यहाँ पे जो ये चार आपको दिखाई दे रहे हैं ये कैसे एलियोथेरोइडिया उपसंघ के अंदर आते हैं, जो कि कैसे होते हैं, फ्री फ्लोटिंग होते हैं, मुक्त प्लावी होते हैं। ध्यान रखना है आपको, इनका लार्वा बिल्कुल विशेष रूप से ध्यान होना चाहिए, इनका एग्जाम्पल आपको ध्यान होना चाहिए। आगे बात करें तो अगला जो उपसंघ आता है वो पेलमाटोजोआ आता है, जो कि कैसे होते हैं, स्थानबद्ध होते हैं, सिसाइल होते हैं, एक ही जगह पर टिके रहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, ये जो पेलामाटोजोआ उपसंघ है, इसको आगे हम क्लासेस की बात करें तो इसको आगे बांटा गया है, 4 और क्लासेस में हमें इसको देखने के लिए मिल जाएंगे। लेकिन आगे की जो क्लासेस हैं वो लुप्त हो चुकी हैं। एक जो क्लास इसकी बची हुई है वो कौन सी है, क्रीनोइडिया जो क्लासेस है वो बची हुई है। इसकी भुजाएं कैसी होती हैं, शाखित भुजाएं होती हैं। एग्जाम्पल इसका कौन है, एंटीडोन या फिर समुद्री लिली जिसे अपन कह देते हैं। ये एक ही क्लास इसकी बची हुई है, बाकी सारी क्लासेस की क्या हो चुकी हैं, लुप्त हो चुकी हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है, इनके जो नालपाद होते हैं उनमें चूषकों का अभाव होता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसका जो एग्जांपल है वो एंटीडॉन है, या फिर जिसे अपन फेदर स्टार भी कह देते हैं। इसके अलावा समुद्री लिली इसके क्या है, एग्जांपल है। इनमें भी स्वाच्छेदन और पुनरुद्भवन की उच्च क्षमता होती है। ध्यान रखना, स्वाच्छेदन का मतलब होता है ऑटोटोमी, यानी कि ये अपने ऑर्गन को खुद ही काट के फेंक देते हैं और वापस से उसका रीजनरेशन हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा एकेनोडर्मिटा का क्लासिफिकेशन है वो भी कंप्लीट हो जाता है। उसकी जो बेसिक जो कैरेक्टर थे वो भी हमने बात कर ली, जल संवहन तंत्र की हमने बात कर ली, और परिचय जो है हमने इसका देख लिया। एकेनोडर्मिटा को इतना ही पढ़ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा 4th नंबर का जो संघ आ रहा है, 4th नंबर का जो फाइलम आ रहा है वो कौन सा है, हेमिकॉर्डेटा, जिसको अपन अर्ध कॉर्डेट भी कह देते हैं। ठीक है, ये क्या है, तो ये कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा के बीच की योजक कड़ी है, कनेक्टिव लिंक है। इनमें दोनों के कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, यानी कि यहाँ से कॉर्डेटा की शुरुआत मानी जाती है। पहले इसको कॉर्डेटा के अंदर ही रखा जाता था, लेकिन अब इसको क्या कर दिया है, एक स्वतंत्र संघ मान लिया गया है, यानी कि अब ये खुद से ही एक स्पेशल फाइलम है, इसको बना दिया गया है। ठीक है, हेमी का मतलब होता है आधा, और कॉर्डेट का मतलब होता है कि कॉर्डेट जो जंतु होते हैं तो ये कैसा है, आधा कॉर्डेट है। पहले से कॉर्डेटा का उपसंघ माना जाता था, लेकिन अब ये स्वतंत्र संघ इसको बना दिया गया है। यदि हम इनके आवास की बात करें तो ये पूर्ण से समुद्री होते हैं, एक्सक्लूसिवली मराइन होते हैं, बिलकारी होते हैं, यानी बिल बना के रहते हैं। शरीर के आकार की बात करें तो इनका जो शरीर होता है बिल्कुल कीड़े की तरह कृमि जैसा लंबा होता है। यहाँ पे आप चित्र भी देख सकते हैं। शरीर जो है 3 भागों में विभाजित रहता है। पहले होता है प्रोबोसिस, जिसे हिंदी के अंदर कहते हैं शुंड। ठीक है, दूसरी होती है कॉलर, और तीसरा होता है धड़, ट्रंक जिसे अपन कह देते हैं। इनके सीलों की बात करें तो एंटेरोसीलोस ये होते हैं। सम्मिति जो है द्विपार्श्व सम्मिति पाई जाती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, त्रिकोणीय होते हैं। उदाहरण की बात करें तो एक उदाहरण इसका कौन, फेलेनोक्लोसस, जिसे एकॉर्न वॉर्म भी कहा जाता है। एग्जाम्पल की ध्यान रखना, इनका जो लार्वा है उसको टीरनेरिया लार्वा कहा जाता है, क्योंकि इनके अंदर जो प्रवर्धन है वो कैसा होता है, इनडायरेक्ट होता है, यानी कि लार्वा अवस्था पाई जाती है। ठीक है, ये समुद्री जल में निवास करते हैं और तल में यू आकार के बिल बनाकर ये रहते हैं। इन्हें सामान्यतः क्या कहा जाता है, एकॉर्न कृमि कहा जाता है। क्यों कहते हैं इनको एकॉर्न कृमि, ध्यान रखना, क्योंकि ये बिल के एक सिरे पर अपनी जो फीकल होती है उसको जमा करते रहते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, एकॉर्न वॉर्म या फिर एकॉर्न कृमि कह देते हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ ये कैसे होते हैं, उभयलिंगी होते हैं। ठीक है, और इनकी जो आहार नाली है वो पूर्ण रूप से विकसित होती है, यानी कि इनका मुख पाया जाता है और साथ में क्या पाई जाती है, खुदा भी पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा उपसंघ है हेमिकोडेटा, बस उसके बारे में आपको इतना ही पढ़ना है। जो स्पेशल चीज है वो ध्यान रखना है, इसका लार्वा ध्यान रखना, टिरनेरिया लार्वा होता है। ठीक है, वापस हम इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जो हमने मेन जो पढ़े थे संघ उनकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे लक्षण लिखे हुए हैं। ऑर्थोपोडा का मतलब होता है जुड़े हुए पैर, मोलस का मतलब होता है कोमल शरीर, एकानोडर्मिटा का मतलब होता है इनकी त्वचा कांटेदार होती है। यदि सम्मिति की बात करें तो ऑर्थोपोडा द्विपार्श्व सम्मित होते हैं, मोलस्का द्विपार्श्व सम्मित होते हैं। एकानोडर्मिटा में स्पेशल चीज है कि लार्वा जो है वो द्विपार्श्व होता है और वयस्क ओके कैसा हो जाता है, अरीय सम्मिति हो जाती है। कंकाल की बात करें तो बाह्य कंकाल पाया जाता है जो कि काइटिन से बना हुआ होता है। मोलस्का के अंदर बाह्य कंकाल जो है कवच के रूप में पाया जाता है जो कि कैल्शियम से बना हुआ होता है। इसके अलावा एकानोडर्मिटा में अंतकंकाल पाया जाता है जो कि अस्थिकाएं मिलकर बनाते हैं, ऑसिक्यूल्स जिसे अपन कह देते हैं। विशिष्ट तंत्र की बात करें तो ऑर्थोपोडा में हीमोसील पाई जाती है जिसमें हीमोलिम्फ भरा हुआ रहता है। मोलस्का की बात करें तो इनमें मेंटल और रेड्यूला पाया जाता है जो कि भोजन को चबाने का या फिर उसको तोड़ने का काम करता है। इसके अलावा एकानोडर्मिटा में जल संवहन तंत्र पाया जाता है जो कि श्वसन में, भोजन में और इनके गमन में हेल्प करता है। ठीक है, गमन अंग की बात करें तो जुड़े हुए उपांग पाए जाते हैं, जॉइंटेड लेग्स पाए जाते हैं। मोलस्का की बात करें तो इनमें मस्कुलर फुट पाया जाता है, और एकानोडर्मिटा की बात करें तो इनमें ट्यूब फीट यानी कि नलीपाद पाए जाते हैं। तो ये एक क्लास के अंदर यानी कि एक पेज के अंदर हमने किसकी बात कर ली, तीनों जो फाइलम है उनके यहाँ पे जो है कंप्लीट हो गया है। यदि आप वीडियो में यहाँ तक पहुंचे हैं तो थैंक्स फॉर योर वॉचिंग। आज की वीडियो में हमने 4 फाइलम को कंप्लीट कर लिया। सबसे पहले हमने ऑर्थोपोडा को कंप्लीट किया, फिर हमने दूसरे नंबर पे हमने किसकी बात की, मोलस्का की बात की, फिर तीसरे नंबर पे हमने एकाइनोडर्मिटा की बात की, और चौथे नंबर पे हमने हेमिकोडेटा की बात कर ली। ठीक है, इस तरीके से हमने 4 फाइलम जो है कंप्लीट कर लिए। अगले फाइलम में अगली क्लास में हम बात करेंगे तो कॉर्डेटा फाइलम की यहाँ पे बात करेंगे, और कॉर्डेटा को कंप्लीट होते ही ये वाली यूनिट आपकी क्या हो जाएगी,
कंप्लीट हो जाएगी। तो ये जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम के अंदर देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, या तो नाम से सर्च कर लीजिए, सेम नेम है मुदगल बायोलॉजी, या फिर यदि आप सर्च नहीं कर पाते तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने क्या दे रखी है, लिंक दे रखी है। और बुक का मैं वापस आपको बता देता हूँ कि बुक आपको परचेज करनी है तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा आप अपने नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाके इसको परचेज कर सकते हैं, या फिर फ्लिपकार्ट या फिर मीशो से आप इसको परचेज कर सकते हैं। और डेमो आपको देखना है तो टेलीग्राम चैनल पे जाके आप इसका डेमो भी देख सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसके अलावा देश से प्यार करिए, माता पिता से प्यार करिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और जय हिंद।